हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। क्या हाल है भैया? गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से। हाँ जी। सर, क्या प्लांट सेल में लाइसोसोम पाया जाता है? यस, प्लांट सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य जो है वो खुद रसधानी भी कर देती है। सर, मेरा कमेंट दिख रहा है? हाँ बेटा, सबका कमेंट दिख रहा है मेरे को। ओके, और आप लोगों से अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज अगर मैं एक बच्चे का नाम लूंगा तो सभी कहेंगे मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। अगर मैं यही करता रहा तो आज 1.5 घंटे में सिर्फ नाम ही नाम ले पाऊंगा। तो आप अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। इस तरह की चीजें मत करिएगा कि सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, क्योंकि अगर यही लेते रहे तो फिर कैसे होएगा काम। ठीक है, डन। चलें। सर, फंक्शंस जो होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में सेम होते हैं? सेम होते हैं। सर, डिफरेंस किस चीज का होता है? डिफरेंस होता है जैसे प्रोटीन है, समझना। प्रोटीन्स जो होंगे, या मैं बोलूंगा लिपिड्स जो होंगे, लिपिड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लिपिड यूकैरियोटिक कोशिका में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन लिपिड्स के टाइप्स जो है वो अलग अलग होंगे। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने आपको कल कोलेस्ट्रॉल बताया था, हाँ, वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता? होपेनोइड्स। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या पाए जाते हैं? होपेनोइड्स पाए जाते हैं, होपेनोइड्स। ठीक है, समझना इस चीज को कि भैया मेरे घर पर भी दीवार है, तेरे घर पर भी दीवार है, लेकिन मेरे घर का दीवार की सीमेंट जो है वो अंबुजा सीमेंट है, और तेरे घर का दीवार में जो सीमेंट है वो मान ले किसी और कंपनी की सीमेंट है। तो दीवार ना, दोनों की दीवारों में सीमेंट तो है ना। हाँ, समझ में आया? डन। चल, सो बेटा हम यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना देख रहे थे, और इस यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में हम प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहे थे। प्लाज्मा झिल्ली में कई सारी बातें हैं जो मैंने आपसे बोला था कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होने वाला है, जिसमें से कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी। क्या क्या चीजें बता दी थी वो बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि आपने अगर नोट्स बना रहे हो मेरे साथ तो अपने नोट्स में चेकआउट कर लीजिए फटाफट कि ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में सबसे पहला बिंदु जो था वो था जैविक झिल्ली। जैविक झिल्ली मैंने आपको बता दी थी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए चैट सेक्शन बंद कर देंगे अपना। अभी थोड़ी देर के लिए अपना जो जिस पे आप लिख रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसको बंद करके मेरी तरफ ध्यान देंगे। ध्यान देंगे मेरी तरफ, पूरा फोकस मेरी तरफ, पूरा फोकस मेरी तरफ। शिवम कुमार, जितने भी बच्चे हैं प्लीज पूरा फोकस मेरी तरफ, नो बातें। ठीक है, पहला बिंदु हमने क्या बोला था? जैविक झिल्ली क्या होती है? कोशिका की झिल्ली, और कुछ कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उनकी झिल्लियां सारी मिलकर क्या कहलाती है? जैविक झिल्ली। ठीक है सर, ये जो झिल्लियां जो होती हैं, ये जो झिल्ली जो थी हमारी कोशिका झिल्ली, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया दूसरा बिंदु हमने बोला कि ये कैसी होती है? पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, सर्वव्यापी होती है, जीवित होती है, अर्धतरल होती है। ये वाला बिंदु हमारा दूसरा बिंदु था। ठीक है, तीसरा बिंदु कि भैया ये किससे बनी होती है? हमने बोला कि भैया ये जो होती है, ये कोशिका झिल्ली जो है ये मेनली 3 चीजों से बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब इनका परसेंटेज जो हमने देखा था औसतन वो कितना था? सर, लिपिड का था 40 से 50%, प्रोटीन का था 50 से 60% और कार्बोहाइड्रेट का 1 से 10%। है ना? फिर हमने बोला कि हमारी एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है क्या कि हर एक कोशिका की कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का अनुपात जो होता है, परसेंटेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल किसका था? आरबीसी का। आरबीसी की कोशिका झिल्ली में लिपिड की परसेंटेज कितनी थी? 40% थी। प्रोटीन कितना था? 52% था। और कार्बोहाइड्रेट कितना था? 8% था। यह हम लोगों ने बात करी थी, यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब मैंने बोला था कि कोशिका झिल्ली जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें 5वां बिंदु हमारा जो चल रहा था वो ये कि भैया यहां पर 3 चीजें मिल रही थी। एक मिल रहा था लिपिड, एक मिल रहा था प्रोटीन, और एक मिल रही है कौन? कार्बोहाइड्रेट। है ना, यही चीज थी।
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेगा, कुछ ऐसी लाइनें जो समझ में नहीं आएंगी, और एनसीईआरटी में कुछ कुछ मिस्टेक नहीं बोलूंगा, अधूरी चीजें जो आज आपको पूरी की पूरी समझ में आने वाली हैं। आइएगा छठा बिंदु पढ़ते हैं। क्या सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लिपिड है। मैंने आपको बोला था यूकैरियोटिक कोशिका में जो लिपिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के थे? सबसे पहला था फॉस्फोलिपिड, बताया था? हाँ सर। और फॉस्फोलिपिड का उदाहरण क्या बताया था मैंने? याद कर, मैंने बोला था लेसिथिन, याद रखना। ये लेसिथिन शब्द जो है ये कहां पर आएगा? जैव अणु चैप्टर में आएगा, मैंने आपको बोला था, याद आ रहा हो तो, कल भी बोला था। दूसरा लिपिड जो मिल सकता है वो कौन मिलता है सर? ग्लाइकोलिपिड। दूसरा लिपिड कौन सा होता है? ग्लाइकोलिपिड। और तीसरा लिपिड का प्रकार वो क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये 3 प्रकार के लिपिड्स आपके पाए जाते हैं किसमें? कोशिका झिल्ली में। डन। अब इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करेंगे। ये बात करने से पहले जरा इधर देखिएगा। कई बच्चों ने पूछा सर ये लिपिड होता क्या है? ये बला क्या है? ये ससुरी बला क्या है क्या ये लिपिड है ना? पूछ रहे थे लिपिड है क्या? तेरे घर पर तेल रखा है? तूने बोला हाँ सर घर पर तेल रखा है। मैंने कहा जरा अपने पेट पर देख, पेट पर देखिए, पापा के पेट पर देख, कोई चर्बी सी निकल रही है, चर्बी सी, मोटापा सा निकल रहा है। हाँ सर फैट बोलते सर उसको हम। हाँ तो बेटा वो जो फैट और वो जो ऑयल जो है वो 2 प्रकार हैं किसके? लिपिड के। यानी लिपिड 2 प्रकार से मिलता है, या तो ऑयल के रूप में मिलता है या फैट के रूप में मिलता है, या तो ठोस मिलता है सामान्य रूम टेम्परेचर पर, या पिघला हुआ मिलता है। ठीक है सर, ये तो आपने प्रकार बता दिए 2 कि लिपिड जो है उसके 2 प्रकार है, 2 रूप से मिलता है, या तो फैट के रूप में मिलता है, ऑयल के रूप में। अभी भी संरचनात्मक रूप से बताइए कि लिपिड किससे बना होता है। जैसे हम ये जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो तो अमीनो एसिड से बना होता है, नाम सुना है ना। जैसे दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से, यानी ईंट जो है वो दीवार की इकाइयां हैं। लिपिड किससे बना होता है? तो लिपिड बना होता है 2 चीजों से। लिपिड की अगर मैं संरचना बताऊं, लिपिड की संरचना अगर हम देखें तो लिपिड की संरचना जो होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है ग्लिसरॉल, प्लीज बात मत करना, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चों की तरह रहो, है ना। और एक होता है वसीय अम्ल, वसीय अम्ल जिसको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब सर ये सारी चीजें यहां पर क्यों बता रहे हो? क्योंकि लिंक मिलेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा तेरे को। देख ग्लिसरॉल जो होता है इसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। अब आप मुझे बताइए ट्राई का मतलब केमिस्ट्री की चीज है तेरी? ट्राई का मतलब 3। सर डबल आवाज आ रही है। लिपिड क्या होता है? शुभम कुर्मी, तुम नहीं मानेगा ना। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। हाइड्रोक्सी ग्रुप जानता, हाइड्रोक्सी OH। और प्रोपेन का मतलब जिसमें 3 कार्बन हो, है ना। तो जरा देखना, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये है कौन बेटा? हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। यही संरचना हमारी क्या कहलाती है? इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई? ये क्या कहला रहा है? ग्लिसरॉल कहला रहा है। इतनी सी बात क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? ये संरचना जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। 3 ट्राई मीन्स 3। OH 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 क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहे हैं। किसमें? प्रोपेन में। प्रोपेन यानी 3 कार्बन वाला। डन। तो ये है ग्लिसरॉल। ठीक है सर, आगे। अब सर ये क्या होता है? फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तेरे को बिल्कुल बेसिक सी चीज बता रहा हूं जो केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, और यही की यही चीज जैव अणु चैप्टर में भी आएगी, याद रखना। क्या? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की जो श्रृंखला जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला मीन्स चेन। कार्बन और हाइड्रोजन की जो श्रृंखला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त को हम इंग्लिश, आवाज आ रही है दिनेश? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बेटा।
संतृप्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, और असंतृप्त को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब मैं तेरे से पूछने वाला हूं, सोच समझकर मुझे बताना। मैं तेरे से कह रहा हूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड, सर ये क्या होते हैं? इधर देख, मैंने बोला ये कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। पहले तो देखकर मुझे बता, इस श्रृंखला में, इस चेन में तेरे को कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं? तूने बोला हां सर बिल्कुल दिख रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरे को ये पहली श्रृंखला दिख रही है? तूने बोला हां सर मेरे को ये पहली श्रृंखला दिख रही है, पहली चेन दिख रही है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन मिल रही थी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन इस वाली श्रृंखला को जरा ध्यान से देखना और देखकर मुझे बताना क्या कुछ अलग चीज दिखाई दी तेरे को? क्या अलग दिखाई दिया तेरे को दोस्त? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दिया? सर यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था। सर यहां पर एक जगह पर डबल बॉन्ड आ गया, और उस डबल बॉन्ड आने की वजह से इंग्लिश में बोला जाता है इस जगह को किंक। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 10वीं कक्षा में यह चीज पढ़ाई जाती है, और इस जगह को बोला जाता है किंक। किंक, किंक मतलब झुकाव, मुर्गी ये संरचना। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, और उस डबल बॉन्ड के आने की वजह से, उस डबल बॉन्ड के आने की वजह से यहां पर एक एंगल सा बन जाता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, वो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, याद रखना, वो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, भूल मत जाना, वो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ऐसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वाले फैटी एसिड को बोला जाता है संतृप्त। क्या बोला जाता है? संतृप्त, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब सर मीनिंग समझ में नहीं है, संतृप्त का मतलब क्या है? मैंने बोला तूने खाना खाया? तूने बोला हां सर मैंने खाना खा लिया। मैंने कहा तेरे पेट को तृप्ति मिल गई? आपने बोला हां। तृप्त का मतलब क्या होता है? सारी की सारी चीजें हमारी फुलफिल हो जाएं, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो हम क्या बोलते हैं? हम तृप्त हो गए हैं। मैंने बोला मैं जिंदगी से तृप्त हो गया हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए, यानी मेरे को जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, है ना? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं जिंदगी से तृप्त हो गया हूं, यानी जो जो भी मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, जो जो भी मुझे चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, यानी मुझे तृप्ति मिल गई है ना? और असंतृप्त का मतलब क्या होगा? कि कहीं ना कहीं मुझे तृप्ति नहीं मिली है, कोई चीज बाकी है। अब जरा सोच, यहां पर हर कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? यानी हर कार्बन को क्या मिल गई? तृप्ति मिल गई। हर कार्बन को, इस कार्बन पर भी सिंगल बॉन्ड, इस पर भी सिंगल 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 सिंगल, हर कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है, यानी ये तृप्त हो चुका है। किससे? सिंगल बॉन्ड से। ये भी तृप्त था, ये भी तृप्त था, ये भी तृप्त था, तृप्त था, तृप्त था, तृप्त था, लेकिन ये दो कार्बन तृप्त नहीं थे। किससे? सिंगल बॉन्ड से। इस वजह से हमने क्या बोला कि ये हैं आपके असंतृप्त, यानी अनसैचुरेटेड। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है, बहुत प्यारी सी सिंपल सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो जरा दिमाग लगाना, सोचना। डबल बॉन्ड्स मिलते हैं बेसिकली, यहां पर ट्रिपल नहीं, डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। सिंपल सी बात समझना, और वो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर तो समझ में आता है ना, सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर ये कैसे होते हैं? तरल होते हैं।
और ये रूम टेम्परेचर पर, ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, याद रखना, ये होते हैं रूम टेम्परेचर पर कैसे, ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं बेटा, याद रखना। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके पापा की पेट की चर्बी जो है या आपकी चर्बी जो है उसमें संतृप्त वसा अम्ल मिल रहे हैं या असंतृप्त वसा अम्ल मिल रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइए। ये जो फैट जो होती है, जो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, या नॉर्मली मैं बोलूं मेरे पेट पर, मेरे गालों पर फूले हुए, मेरे पर अंदर वसा बहुत बढ़ गई है, फैट बहुत बढ़ गई है, तो जरा सोचिए फैट जो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, और अगर सॉलिड होंगे तो कौन सी क्या मिल रहा होगा यहां पर, संतृप्त वसा अम्ल मिल रहा होगा। और ऑयल जो होते हैं वो कैसे तरल होते हैं, तो असंतृप्त वसा अम्ल मिल रहे हैं। आपको पता है मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, आपको पता है ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सर ये तो सारा जैवणु में आता, आप इस चैप्टर में क्यों बता रहे हो, क्योंकि अभी मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन दिखाऊंगा जहां पर आपको यह वर्ड दिखाई देगा, कौन सा, असंतृप्त, सॉरी क्या दिखाई देगा, संतृप्त वर्ड दिखाई देगा, संतृप्त 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 संतृप्त, दिख जा बे, मेरे को नहीं दिख रहा, कहां पर है ये रहा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यही संतृप्त यहां पर गड़बड़ी मचाएगा आपके दिमाग में, अभी देखना कैसे गड़बड़ी मचाएगा, देखना ध्यान से सुनना। चलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई है। क्या बोला हमने, लिपिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वसा होती है या तेल होता है, ठीक है। लिपिड किससे बने होते हैं, दो चीजों से, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है वसा अम्ल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या था, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, या तो संतृप्त या असंतृप्त। अब हमें क्या करना है, हमें वसीय अम्ल को हमें ग्लिसरॉल से जोड़ना है। जरा देखना डायग्राम देखना, वसीय अम्ल कैसा था सर, कार्बन कार्बन कार्बन, मैंने कहा यस, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH और OH, दिस इज ग्लिसरॉल। ये कौन था, ग्लिसरॉल था, ठीक है सर, यही बनाया था ना। अब ये मत कहना सर ये भी समझ में नहीं आया, अगर तेरे को ये भी समझ में नहीं आएगा लल्लू लाल फिर कैसे काम चलेगा तेरा, है ये ग्लिसरॉल था कि नहीं था, हाँ सर, CH2OH CHOH CH2OH, यही चीज मैंने यहां पर दिखाई, CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल से हमें किसको जोड़ना है सर, वसा अम्ल को जोड़ना है, फैटी एसिड को जोड़ना है, ध्यान से देखना, किसको जोड़ना है, फैटी एसिड्स को। ये मेरी कार्बन, डन, ये तेरा फैटी एसिड है, कौन सा है देखकर तेरे को पता लग रहा है ना सर, ये जो हमारा वसा अम्ल है ये कौन सा, संतृप्त है, हाँ सर संतृप्त है। ऐसे यहां पर मैं असंतृप्त को भी लगा सकता हूं, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूं, हम यहां पर संतृप्त दिखा देते हैं, कौन सा दिखा रहे हैं हम, संतृप्त, ठीक है। अब ये जो है इसके साथ अगर जुड़ेगा तो ये जब इसके पास में आता है, ध्यान से देखना, ये जब इसके पास में आएगा, लो जी ला देते हैं पास में, ये ले आए, डिचक्यू 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 ले आए पास में। अब क्या होएगा, ये दोनों, यहां का हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों मिलकर बाहर निकल जाएंगे, और किस रूप में निकलेंगे तू जानता है, वाटर के रूप में, जल के रूप में निकल जाएगा, हाँ सर। और जल के रूप में जब यहां से निकल जाएगा तो क्या बनेगा सर, एक बॉन्ड बनेगा, एक बंध बनेगा, और इस बंध को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। याद रखना क्या बंध है, इस बंध का नाम क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। डन, क्लियर है। तूने एक ग्लिसरॉल से कितने फैटी एसिड्स निकाल दिए सर, हमने एक ग्लिसरॉल से यहां से दिखा देता हूं ऐसे निकालते हुए, जल का अणु, ठीक है। एक ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड जोड़ा, अगर एक ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड जोड़ते हैं
तो इस संरचना को हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या नाम देते हैं? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में जरा सोच, मोनो का मतलब क्या होगा? मोनो मीन्स एक, और ग्लिसराइड वर्ड कहां से आया होगा? ग्लिसरॉल। यानी आपने ग्लिसरॉल से केवल एक फैटी एसिड को जोड़ा तो ये संरचना क्या कहलाएगी? मोनोग्लिसराइड। ठीक है सर। सर और कितने जोड़ सकते हैं? तो खुद सोच कितने जोड़ सकता है? सर यहां पर भी तो जोड़ सकते हैं सर। सर मान लो गुरुजी हम यहां पर जोड़ दे तो? मैंने कहा बिल्कुल जोड़ सकता है बांगड़ू, यहां से भी तो जोड़ सकता है, इसको यहां से भी तो जोड़ सकता। अब मतलब ऑब्वियसली बात है, इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा। मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है ना? तू इतनी सी बात को समझ में आ रही है ना? इतनी सी बात समझ में आ गई। एक फैटी एसिड इससे जुड़ जाएगा इस कार्बन से, एक और फैटी एसिड इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक और अच्छा सोच, एक इससे जुड़ गया तो मोनोग्लिसराइड। हाँ सर। एक और जुड़ गया तो क्या कहलाएगा? डाइग्लिसराइड। डाई मीन्स दो ग्लिसराइड है, और तीसरा जुड़ गया तो ट्राइग्लिसराइड। तो ये है आपका लिपिड। कौन? ये होता है लिपिड, जो बार बार शुभम कुर्मी नामक बालक जो बार बार स्पैम कर रहा था। शायद लिपिड क्या होता है? लिपिड क्या होता है? लिपिड आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स से बनी हुई संरचना होती है। अब हो सकता है एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड हो, एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड हो, एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड हो। उस बिहाफ पर हमारा जो लिपिड जो होता है, ये लिपिड तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है मोनोग्लिसराइड, एक होता है डाइग्लिसराइड, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। बोल मेरे भाई, बार बार रिपीट नहीं करूंगा दोस्त इस चीज को, एक ही बार में समझना था आपको। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। डन? सर आपको मेरी चैट नहीं दिख रही, हमको तुम्हारा गाल दिख रहा है। चांटा खाओगे क्या? बताओ, बोलो। हाँ जी, डन। लिपिड समझ में आ गया? क्लियर है? चले आगे, पक्का। अब अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखना, जो चीज अब हम जो मेन जिस चीज पर फोकस करने वाले थे। सर ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, संतृप्त असंतृप्त ये ग्लिसरॉल लिपिड इससे बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला हमारी कोशिका झिल्ली में लिपिड जो होते हैं वो तीन प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहले है फॉस्फोलिपिड। और मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मुख्य जो लिपिड जो है वो कौन है? फॉस्फोलिपिड है, जिसका नाम है लेसिथिन। अब इसकी संरचना जरा देखना फॉस्फोलिपिड की। कौन से? फॉस्फोलिपिड की बात कर रहा हूं, लेसिथिन यानी फॉस्फोलिपिड की संरचना मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जरा आराम से देखना। सर इतना बारीकी से क्यों पढ़ा रहे हो? रीजन है, कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन पर है फॉस्फेट, और इस फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है कॉलीन। ये कॉलीन जो होता है ये एक नाइट्रोजन पदार्थ होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलते हैं, नाइट्रोजनस पदार्थ। चलिए सर हमको समझ में नहीं आया, मैंने कहा रुक जा, भी बता रहा हूं। यहां से जुड़ी हुई है आपकी फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं मेरी इस बात को। मैंने बोला ये फैटी एसिड है, वसा अम्ल, ये भी वसा अम्ल और ये भी वसा अम्ल। याद कर मैंने तेरे को क्या बताया था? लिपिड किससे बना होता है? सर लिपिड जो होता है उसमें ग्लिसरॉल होता है। मैंने कहा हाँ, ग्लिसरॉल क्या था? 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन। हाँ सर, ये हो गया ग्लिसरॉल, है ना? और उसमें कौन जुड़ा होएगा? सर फैटी एसिड। यस सर, एक फैटी एसिड ये रहा, व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर से ये फैटी एसिड यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, और ये हाइड्रो। अब देखकर तू मुझे बता, इस संरचना में ये तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, और उस फॉस्फेट से कौन जुड़ा हुआ है? एक कंपाउंड, एक यौगिक जिसका नाम है कॉलीन,
और उस कॉलीन में क्या मिलता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। थोड़ा तो डीप में पढ़ना पड़ेगा, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना छठी सातवीं कक्षा की चीजें पढ़ेगा। तूने डीएनए नाम सुना होगा कभी ना कभी। उस डीएनए में नाइट्रोजन 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 संबंधित कुछ पदार्थ पड़ा होगा। अगर तेरे को याद आ रहा होगा, तुम ड्रॉपर हो तो बहुत अच्छे से तुमको याद आ रहा होगा, प्यूरिन, पायरिमिडीन, या एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे कुछ वर्ड याद आ रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाइट्रोजन क्षार पड़े थे। हाँ सर, ये एक नाइट्रोजन क्षार है। क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षार है जिसका नाम है कॉलीन। डन? क्लियर है यहां तक की बात? अगर तेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई है तो जरा सोच, एक लिपिड के साथ में मैंने फॉस्फेट जोड़ी है या नहीं जोड़ी है? एक लिपिड के साथ में क्या जुड़ी पड़ी है? सर फॉस्फेट। ऐसे लिपिड को मैं क्या बोलूंगा? सर फॉस्फोलिपिड। ठीक है। और ये जो फॉस्फोलिपिड जिसमें कॉलीन जुड़ा होता है, इसका नाम होता है लेसिथिन। याद रखना, ये है लेसिथिन। सर ये संरचना क्या हमारे सिलेबस में दे रखी है? जैव अणु चैप्टर में, एनसीईआरटी में इमेज दे रखी है आपकी लेसिथिन की। किसकी? लेसिथिन की इमेज दे रखी है, जहां पर नाइट्रोजन दिखा रखा है वहां पर। अब पूरी कहानी को सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर जो होती है इस फॉस्फोलिपिड में या किसी भी लिपिड में, ये जो ऊपर वाला भाग जो होता है, ध्यान से देखना। लेसिथिन मैं यहां पर लिख देता हूं, एग्जाम्पल लेसिथिन। ये जो ऊपर वाला भाग जो होता है, ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ये होता है ध्रुवीय। क्या सा होता है? ध्रुवीय। ध्रुवीय भाग होता है, पोलर भाग होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है कंसिक्यूटिवली लगे होते हैं। नाम सुना है ना? ध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग, पोलर पोर्शन और नॉन पोलर पोर्शन। और ये वाला जो नीचे वाला भाग जो है, ये जो आपको नीचे की तरफ ये जो वसा अम्ल जो दिखाई दे रही है, ये वसा अम्ल वाला भाग जो होता है, ये वसा अम्ल वाला भाग जो होता है, ये वसा अम्ल वाला भाग जो था, ये पूरा भाग जो होता है, ये होता है नॉन पोलर, यानी अध्रुवीय, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। डॉक्टर एम कह रहे हैं सर दोबारा समझाइए। नहीं, एक ही बार में सुनना था, एक ही बार में समझना था। ऐसे तो हो लिया बेड़ा पार, फिर एक ही चीज जो इतनी देर से पढ़ा रहा हूं फिर से दोबारा तेरे को अलग से समझाऊं है। हाँ भाई, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो नीचे व्हाइट कलर की संरचना जो तू देख रहा था, ये था वसा अम्ल फैटी एसिड, जो मैंने तेरे को यहां पर दिखाए थे, ये फैटी एसिड्स थे। अब ये हो सकते हैं संतृप्त हो, असंतृप्त हो। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देखकर मुझे फटाफट ये बता, ये जो नॉन पोलर अध्रुवीय वसा अम्ल जो तेरे को यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कितने संतृप्त हैं और कितने असंतृप्त हैं? सोचो, जल्दी से दिमाग लगा, इसमें कितने संतृप्त और कितने असंतृप्त हैं? जल्दी दिमाग लगा फटाफट। इस फॉस्फोलिपिड में कितने संतृप्त और कितने असंतृप्त हैं? सर ये दो संतृप्त वसा अम्ल हैं और ये मुड़ गया ना, और मुड़ गया तो जरा सोच, एंगल बन रहा है, किसमें था, कहां पर मुड़ रहा था? सर असंतृप्त में। तो सर ध्यान से सुनना, ये जो संरचना जो आपने देखी, ये जो संरचना जो आपने यहां पर समझी थी, ध्यान से देखना, ये जो संरचना आपने देखी थी, माफ करना, ये जो संरचना आपने देखी थी, इस संरचना में एक संतृप्त वसा अम्ल था, ये वाला संतृप्त था, और दो कैसे थे? असंतृप्त थे। यानी ज्यादा मात्रा किसकी है? सर इस फॉस्फोलिपिड में जिसका नाम है लेसिथिन, इस लेसिथिन में वसा अम्ल ज्यादा कौन से हैं? सर असंतृप्त। लेकिन क्या संतृप्त भी है? हां सर संतृप्त भी है, संतृप्त भी है, असंतृप्त भी है, दोनों चीजें। ज्यादा कौन है? सर असंतृप्त है। अब प्लीज ध्यान से सुनना, यहां तक की बात फिट हो गई दिमाग में?
वापस से बोलूं, फिर से सुन, जल्दी से सुन, जितनी भी चीज बताइए फटाफट समरी बता रहा हूं। मैंने बोला हमारी कोशिका झिल्ली में लिपिड मिलते, प्रोटीन मिलते, कार्बोहाइड्रेट मिलते। लिपिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के मिल रहे हैं हमारी कोशिका झिल्ली में। एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोलिपिड, एक होता है कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले हमने बात करी फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल होता है लेसिथिन। ये पढ़ने से पहले आपने बोला सर लिपिड होते क्या? मैंने कहा लिपिड देख 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट और एक ऑयल। फैट जो रूम टेम्परेचर पर ठोस हो, ऑयल जो रूम टेम्परेचर पर तरल हो। किसकी वजह से हो जाते हैं? मैंने बोला लिपिड जो होता है 2 चीजों से बना होता है, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है वसाम्ल। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। वसाम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त जिसमें हर कार्बन पर सिंगल बॉन्ड होएगा, असंतृप्त जिसमें कहीं कहीं कुछ जगहों पर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से झुक जाता है, किंक आ जाता है, मुड़ जाता है, एंगल बन जाता है। असंतृप्त जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर तरल होते हैं, और संतृप्त जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। डन। चलिए सर, इसके बाद हमने बात करी कि भैया लिपिड जो होता है किससे बनता है? ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड जोड़ दो। ग्लिसरॉल था, उसके साथ में फैटी एसिड जोड़ दो। एक फैटी एसिड को इस कार्बन से जोड़ेंगे तो मोनोग्लिसराइड, 2 को जोड़ देंगे डाइग्लिसराइड, 3 को जोड़ देंगे तो ट्राइग्लिसराइड। डन। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला हम यहां पर बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली में जो लिपिड मिलता है उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। कौन सा था? लेसिथिन। लेसिथिन कैसा होता है? लेसिथिन में 3 कार्बन थे। लेसिथिन में ये 3 कार्बन थे। 3 कार्बन किसके? ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल के 3 कार्बन थे। हाँ सर। तीनों कार्बन से कौन जुड़ी हुई है सर? फैटी एसिड। हाँ सर। यहां पर पहले से संतृप्त जुड़ी हुई है, दूसरे से असंतृप्त, और तीसरे से कौन जुड़ी हुई है? असंतृप्त। ठीक है सर। तीसरे पर एक और क्या मिल रहा है सर? एक फॉस्फेट समूह मिलता है। फॉस्फेट समूह के साथ साथ कॉलिन। कॉलिन क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार होता है। नाइट्रोजन क्षार मींस जो क्षार होएगा यानी बेसिक होएगा जिसका नेचर, और साथ ही साथ उसमें नाइट्रोजन होएगी। ठीक है सर। पॉजिटिवली चार्ज होएगा। ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय भाग, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अध्रुवीय भाग बोलते हैं। डन। ये थी फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। अब इधर देखना, आपका प्रश्न यहां पर बनता क्या कि सर आपने यहां पर फॉस्फोलिपिड को मेन क्यों बोला, ग्लाइकोलिपिड कोलेस्ट्रॉल को मेन क्यों नहीं बोला? मेन यहां पर फॉस्फोलिपिड क्यों था? इसलिए था क्योंकि जब मैं एक कोशिका की झिल्ली बनाता हूं तो इस कोशिका की झिल्ली में लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की क्या होती है? बाइलेयर होती है। बाइलेयर का मतलब 2 स्तरें होती हैं। कैसे कैसे देखना। ध्यान से देखना। ये संरचना इतनी सी जूम करके दिखा देता हूं या ऐसे बना देता हूं। ये गोल पूंछ, पूंछ गोल, गोल पूंछ, पूंछ गोल, गोल पूंछ, पूंछ गोल, गोल पूंछ, पूंछ गोल। ठीक है। जरा इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखो, आराम से तुमको दिखेगी। तुमको दिखाई दे रहा है? मैंने बोला ये कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली में लिपिड की 2 स्तरें हैं, एक ये वाली स्तर, एक ये वाली स्तर। यानी लिपिड जो है ये लिपिड 2 भागों से बना हुआ है। एक गोल गोल भाग दिखाई दे रहा है और एक इसकी तरफ पूंछ दिखाई दे रही है। हां सर। जो गोल भाग है इसको हम बोलते हैं हेड यानी सिर, और जो ये धागा सा लटक रहा है इसको हमने क्या बोला है? टेल यानी पूंछ। अब हु इज हेड, हु इज टेल? ये हेड कौन है, टेल कौन है? सो दिस हेड इज ये वाला पोर्शन। ये होता है हेड और ये वाला पोर्शन होता है टेल। ये वाला होता है हेड, ये वाला होता है टेल। याद रखना, ये वाला होता है हेड और ये वाला। एक सेकंड, मैं फिर गलती कर दी, माफ करना, माफ करना, माफ करना। प्लीज अपनी कॉपी में यहां पर 2 संतृप्ति लिखना। मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था। 2 संतृप्त ही लिखना। संतृप्त 2 है, असंतृप्त 1 है। जो पहले लिखा था वो बिल्कुल सही था। क्या ये वाला पोर्शन जो है ये है हेड, और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये है टेल। टेल ये रही, हेड ये रहा। अब आप मुझे बताइए हेड जो है वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय? सर हेड जो है वो ध्रुवीय भाग है। जो किससे बना हुआ था सर? ग्लिसरॉल। मिल रहा था वहां पर ग्लिसरॉल। क्या मिल रहा था? ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट।
प्लस कॉलीन। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज समझ में आएगी। क्या क्या मिल रहा था सर? ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, कॉलीन, ये तीन चीजें मिलकर क्या बना रहे? ध्रुवीय भाग बना रहे हैं, पोलर भाग बना रहे थे, हेड बना रहे थे। जबकि टेल जो है वो किससे बना हुआ है सर? टेल जो है वो किससे बना हुआ है? वसा अम्लों से। किससे बना होता है सर? वसा अम्ल से बना होता है। किससे बना हुआ है? वसा अम्ल से बना हुआ है। और वसा अम्ल आपके संतृप्त भी हैं और असंतृप्त भी है, संतृप्त भी है और असंतृप्त भी है, संतृप्त भी है, संतृप्त भी है, असंतृप्त भी है। ठीक है सर, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है। टेल जो है वो वसाम्ल से बना हुआ था। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। जो ध्रुवीय भाग होता है, सोच, क्या वो जल की तरफ आकर्षित होएगा? ध्रुवीय भाग जिस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होएगा या उससे दूर भागेगा? सर वो तो उसके पास जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? हां सर जाएगा। तो ये जो हेड यानी ध्रुवीय भाग जो होता है, ये होता है जल स्नेही। इसको हम क्या बोलते हैं? जल स्नेही। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जबकि पूंछ वाला भाग जो किससे बना हुआ है? वसा अम्लों से, जो अध्रुवीय होता है। याद रखना, कैसा होता है सर? ये अध्रुवीय होता है। कैसा होता है गुरु? अध्रुवीय होता है। जो किससे बना हुआ है सर? वसा अम्लों से बना हुआ है। ये कैसा होता है? जल स्नेही बोलूंगा या जल भीरू बोलूंगा? इसको बोला जाता है हिंदी में जल भीरू, यानी हाइड्रोफोबिक। इसी को इस तरीके से दर्शाया जाता है आपके बुक्स में। ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को अगर तू देखेगा ध्यान से एनसीईआरटी के, तो यहां पर तेरे को ये गोल गोल हेड दिखाई देंगे नीले रंग से, और उनसे निकली हुई ये पतली सी टेल दिखाई दे रही होगी तेरे को। ये है लिपिड की एक स्तर। अब ऐसे ही लिपिड की एक स्तर ये रही। तो लिपिड की कितनी स्तर मिल रही है सर? लिपिड की 2 स्तर मिल रही हैं। बालक पूछ रहा है सर हाइड्रोफिलिक का मतलब? देख, कौन था मेरे भाई? मनीष कुमार बोल रहा है सर हाइड्रोफिलिक का मतलब मेरे को बता मनीष। आजकल गर्मी का मौसम हो रहा है। हाँ सर। तेरा नहाने का मन करता है? हाँ। तेरे को पानी अच्छा लगता है? हाँ सर। तो तू पानी की तरफ स्नेहपूर्ण तरीके से जाता, आहा मजे आएंगे, नहाऊंगा नहाऊंगा नहाऊंगा। यानी तू उस टाइम पर कैसा है? जल के प्रति क्या रख रहा है? स्नेह रख रहा है ना? स्नेह रख रहा है। आहा मजा आएगा, बहुत गर्मी हो रही है, नहाऊंगा नहाऊंगा नहाऊंगा। ठीक है। लेकिन वही मैं तेरे से पूछूं, जब ठंड होती है, बिल्कुल ठंडा होता है टेम्परेचर, उस टाइम तेरा मन करता है नहाने का? नहीं सर, हम 2-2 3-3 दिन तक नहाते नहीं है। यानी तेरे को जल से डर लग रहा है। भीरू का मतलब डरना? हाँ सर। बस। तो जल भीरू हाइड्रोफोबिक, जल स्नेही हाइड्रोफिलिक, यानी जो जल की तरफ अट्रैक्ट हो जल स्नेही, जो जल से दूर जाए जल भीरू। अब बता तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? एक कह रहा है सर पोलर नॉन पोलर क्या होता है? भाई तुम कभी कुछ पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो? सच्ची सच्ची मुझे बताना। अलीना खातून, सच्ची सच्ची मुझे बताओ, तुम्हें ध्रुवीय आवेश या अध्रुवीय ये वर्ड कभी नहीं सुना तुमने? मैंने बोला ये वायर जो है ये ध्रुवण अवस्था में है, यानी इस पर चार्ज मिल रहा है। मैंने बोला इस वायर पर कोई ये ध्रुवीय अवस्था में नहीं है, नॉन पोलर है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं मिल रहा है। अब बताओ अलीना, कभी तुमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं पढ़े फिजिक्स में? फिर ऐसा सवाल कि सर पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है? जिस पर आवेश होगा पोलर, जिस पर नहीं होएगा नॉन पोलर। ठीक है, रुक जा मेरे भाई। एक बालक ने पूछा सर इसमें सिर्फ फॉस्फोलिपिड मिलेंगे? रुक जा मेरे भाई, अभी पूरा कंप्लीट थोड़ी हुई है। मैंने बोला था कोशिका झिल्ली में लिपिड मिलते हैं, तूने बोला हाँ सर। मैंने पूछा कौन से? तूने बोला 3 सर। मैंने बोला मुख्य कौन सा मिलता है? तूने बोला फॉस्फोलिपिड। मैंने कौन सा दिखाया? सर फॉस्फोलिपिड दिखा दिया। दिस इज फॉस्फोलिपिड। डन? क्लियर है?
चले आगे। अब देख कंसेप्ट यहां पर, जो जो चीज मैं तेरे से पूछूंगा उसका आंसर सोच समझ के देना, ठीक है? सोच समझ कर देना। मुझे बताना, ये जो कोशिका झिल्ली जो है इसकी प्रकृति कैसी थी? ठोस थी, तरल थी कि अर्ध तरल थी? आप बोलेंगे सर ये अर्ध तरल थी। पेन दूसरा लेते, कैसी थी ये? अर्ध तरल थी। अर्ध तरल का मतलब क्या था? अर्ध तरल का मतलब क्या था? जो पूर्णतः तरल नहीं है। मैंने बोला ये लिक्विड है और इस लिक्विड में थोड़ी सी क्या मैंने डाल दी? चीज डाल दी, सॉलिड। तो ये कैसा हो जाएगा सर? अर्ध तरल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस कोशिका झिल्ली में अर्ध तरल में एक है अर्ध, अर्ध मतलब यहां पर थोड़ा भाग ठोस और अधिकतम भाग तरल। अधिकतम भाग तरल है और थोड़ा सा भाग क्या है? ठोस है। तो ये जो तरल भाग है और ये ठोस भाग है, इस कोशिका झिल्ली में कौन बना रहा है? बेटा ये जो तरल भाग है ये बनाता है आपका लिपिड। कौन बनाता है? लिपिड। और अब आप मुझे बताइए इस लिपिड का कौन सा भाग तरलता प्रोड्यूस करेगा? देखते हैं कौन सा बालक दिमाग लगा पाता है, कौन सा बालक दिमाग लगाता है। मैं बोल रहा हूं इस कोशिका झिल्ली में जो तरल भाग है, तरल, वो तरल भाग लिपिड बनाता है। रूम टेम्परेचर पर तरलता होती है, वो तरल भाग लिपिड बनाता है। वो लिपिड का कौन सा भाग बनाएगा? वेल डन, बहुत ही बढ़िया सर, फैटी एसिड्स। वेल डन। कौन सा फैटी एसिड? सोच, बस थोड़ी सी चीज रह गई है, सोच, बस थोड़ी सी चीज रह गई है। सर लिपिड का टेल भाग बनाता है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। टेल भाग में कौन मिल रहा है? फैटी एसिड। मैंने कहा कौन सा फैटी एसिड तरल होता है रूम टेम्परेचर पर? कौन सा? असंतृप्त। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। समझ में आया कंसेप्ट? क्लियर है? अब देखो कैसे दिमाग के चीथड़े उड़ेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। असंतृप्त वसा अम्ल जो है वो तरल भाग बनाता है। हां सर। कैसा होता है सर? तरल भाग बनाता है। हां सर, तरल भाग बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जरा सोच, क्या संतृप्त वसा अम्ल नहीं मिल रहे थे? क्या संतृप्त वसा अम्ल नहीं मिल रहे थे? सर संतृप्त वसा अम्ल भी मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे। मैंने तेरे को अभी अभी स्ट्रक्चर दिखाई, संतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त। हाँ भाई, मिल रहे थे ना। और संतृप्त वसा अम्ल कैसे होते हैं? ठोस होते हैं कि नहीं होते? हां सर। कैसे होते हैं सर? संतृप्त वसा अम्ल कैसे होते हैं सर? ठोस होते हैं। अब आता है यहां पर दिमाग खराब हो जाता है जब डिटेल में पढ़ते हैं। देखो डायरेक्टली पढ़ने वाला तो रट कर ले जाएगा, 2 दिन रटेगा, 2 दिन बाद सब खत्म, नील बटे सन्नाटा। ये सारी की सारी चीज तेरी जैवाणु में भी आएंगी, याद रखना। संतृप्त वसा अम्ल ठोस थे, असंतृप्त कैसे थे? तरल थे। अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, मैंने इस लिपिड में जो ये जो टेल जो थी, इस टेल में संतृप्त भी थे, असंतृप्त भी थे। कौन ज्यादा था सर? ज्यादा तो संतृप्त थे। और ज्यादा अगर संतृप्त होएंगे तो ठोसपन आएगा। कम है असंतृप्त यानी तरलता कम होएगी। उस हिसाब से तो हमारी झिल्ली ज्यादा ठोस होएगी और तरलता कम होएगी। लेकिन आपने तो यहां पर बोल दिया ज्यादा भाग तरल होता है, कम भाग ठोस होता है। ये कैसे? तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल से। आ गया क्या? ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर तरलता देता है। सॉरी, माफ करना, ग्लाइकोलिपिड।
मैंने कोलेस्ट्रॉल लिख दिया था, ग्लाइकोलिपिड। क्या वर्ड आने वाला था? क्या? ग्लाइकोलिपिड। एक तो तूने पढ़ा फॉस्फोलिपिड, एक है ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं, इन ग्लाइकोलिपिड्स में ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? असंतृप्त वसा अम्ल होती है, जिससे तरलता बढ़ जाती है। शायद आपको समझ में ना आया हो, मैं वापस से रिपीट करूंगा, हो सकता है एक बार में चीथड़े उड़ाकर चला गया हो। वापस से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला दोस्त, ये हमारी कोशिका झिल्ली में लिपिड के एक हेड होता है, टेल होता है। ठीक है सर। हेड जो होता है वो ध्रुवीय भाग होता है, जिसमें ग्लिसरॉल है, फॉस्फेट है, कॉलिन है। टेल जो है वो अध्रुवीय भाग है, जल भीरू है, जल से दूर जाता है। ठीक है सर। आपने बोला इस तरीके से लिपिड की 2 लेयर होती है। मैंने कहा ठीक है जनाब, ओके सर। अब हमने बात करी कि भैया यहां पर जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध तरल प्रकृति की होती है, जिसमें ठोस भाग होता है, लेकिन ठोस भाग कंपैरेटिवली तरल भाग के कम होता है। ज्यादा कौन होता है? तरल भाग होता है। ज्यादा कौन होता है? तरल भाग होता है। अब ये तरल भाग ज्यादा कब होएगा? जब ज्यादा कौन मिलेगा? असंतृप्त वसा अम्ल। क्योंकि असंतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं वो होते हैं रूम टेम्परेचर पर तरल, संतृप्त तो ठोस होते हैं। लेकिन सर आपने जो लिपिड दिखाया था, ये वाला लेसिथिन, इसमें तो आपने 2 तो आपने दिखाई थी संतृप्त और 1 आपने दिखाई थी असंतृप्त। यानी ज्यादा संतृप्त है, कम असंतृप्त है, यानी ठोसपन ज्यादा, तरलता कम। लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हो कि तरलता ज्यादा होगी, ठोस कम होएगा। तो ये कैसे हो गया? मैंने बोला देखो, असंतृप्त वसा अम्ल के कारण तरलता आई, संतृप्त के कारण ठोसपन आया, लेकिन ये जो दूसरा जो लिपिड मिल रहा था, ग्लाइकोलिपिड, इसके अंदर असंतृप्त वसा अम्ल ज्यादा होने के कारण, असंतृप्त वसा अम्ल ज्यादा होने के कारण तरलता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तरलता बढ़ जाती है। और तरलता बढ़ जाती है, हां सर तरलता बढ़ जाती है, तरलता तो बढ़ गई, लेकिन क्या ठोसपन था? यस सर, संतृप्त वसा अम्ल के कारण क्या आ रहा था? ठोसपन आ रहा था। तो अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा। आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि कोशिका झिल्ली आपकी अर्ध तरल होती है, किसके कारण? बताओ। लिपिड के कारण, प्रोटीन के कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण? एक ही आंसर आएगा, क्या? लिपिड के कारण। किसके कारण? लिपिड के कारण। सर पर यहां तो 2 असंतृप्त है। अरे बांगड़ू लाल, मैंने तेरे को अभी यही तो बात बताई थी। इतनी जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, इतनी जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं तेरे को, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूं कि भाई साहब फॉस्फोलिपिड जो था, मैं वापस से लिख देता हूं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, इधर देखना, फॉस्फोलिपिड में 2 क्या थी? संतृप्त, 1 असंतृप्त। ग्लाइकोलिपिड, तीनों की तीनों असंतृप्त। अब मुझे बता, दिमाग लगा, सोच। फॉस्फोलिपिड में 2 संतृप्त, ठोसपन, 1 असंतृप्त, तरलता, और इन तीनों के कारण तरलता, यानी तरलता ज्यादा हो गई। और वो तरलता ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ग्लाइकोलिपिड। अब आ गया प्रभु समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? अब इधर देखना, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अब इधर देख, एक तीसरा लिपिड था जिसका नाम था कोलेस्ट्रॉल। एक तीसरा लिपिड था जिसका नाम क्या था? कोलेस्ट्रॉल। और इस कोलेस्ट्रॉल में, इधर देखना, ध्यान से सुनना, इधर देखना, इस कोलेस्ट्रॉल में 2 है संतृप्त और 1 है असंतृप्त। आज तुम पूरा का पूरा तृप्त हो जाओगे या असंतृप्त हो जाओगे, सच्ची कह रहा हूं। 1 है असंतृप्त और 2 है संतृप्त। अब ओवरऑल चेक कर, तेरे पास टोटल असंतृप्त कितनी है और संतृप्त कितनी है। ओवरऑल तेरे पास संतृप्त कितने हैं और असंतृप्त वसा अम्ल कितने हैं? सर 2 संतृप्त और 2 संतृप्त।
टोटल कितने हो गए? 4 संतृप्त। मैं स्पेलिंग भूल गया संतृप्त की। हाँ जी, 2 संतृप्त और 2 संतृप्त, सॉरी 2 संतृप्त, 2 संतृप्त, हम इनको अलग रंग से दे देते हैं। ये 2 संतृप्त, 2 संतृप्त, और टोटल असंतृप्त कितने हो गए हैं मेरे भाई? सर असंतृप्त जो है हमारे हो गए हैं 3 और 1 4 और 1 5। 5 हैं हमारे असंतृप्त। बताओ, सोच समझकर मुझे बताओ, ज्यादा कौन? सर असंतृप्त ज्यादा, और असंतृप्त अगर ज्यादा तो तरलता ज्यादा, और संतृप्त है तो ठोसपन आएगा। ठोसपन जो है कंपैरेटिवली कम है, तरलता ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए, लॉजिकली जरा सोचिए, कौन कोशिका झिल्ली को अर्ध तरलता दे रहा था? हमने बोला लिपिड। लिपिड ही तो थे जो इस कोशिका झिल्ली को अर्ध तरलता दे रहे थे, जिसमें तरल भाग जो थे वो असंतृप्त वसाम्ल बना रहे थे, और ठोस भाग जो थे वो संतृप्त वसाम्ल बना रहे थे। अब आपसे पूछूं कि कौन ठोसपन देता है? जरा दिमाग लगा, कौन है जो कोशिका झिल्ली के अंदर सॉलिडिटी देता है? तो हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल देता है और फॉस्फोलिपिड देता है, जबकि ग्लाइकोलिपिड क्या देता है? तरलता देता है। हाँ जी, बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई? सबीर मासिन गुन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम विभाजन करती है। सर विभाजन तो यूकैरियोटिक कोशिका करती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में कौन विभाजन करवाता है? हमने चैप्टर पढ़ लिया मेरे भाई, कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन आएगा तब वहां पर बताऊंगा। ठीक, चलो यहां पर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, चलो जी, डन, क्लियर है। अब बात आ रही है, जरा सोच, ये तो चीज हमको समझ में आ गई कि सर कोशिका झिल्ली जो है अर्ध तरल होती है, ये तो हमें समझ में आ गया। ये अर्ध तरलता कौन प्रदान कर रहा है, ये भी समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न आने वाला, जो मैं 2-3 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, यहां पर एनसीईआरटी कसरत में नहीं, मैं पूछने वाला हूं। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, देखते कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। प्रश्न पहला, लिपिड की बाइलेयर क्यों मिलती है? पहला क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे यहां पर आंसर देंगे। यस प्रतीक्षा, क्या दिक्कत है आपको? हाँ जी, नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं होता उसमें, कॉलिन नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता बेटा जी उसमें। किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। हाँ जी, ये लिपिड जो है उसकी बाइलेयर मिल रही थी, क्यों? क्यों मिल रही थी? सिंगल लेयर क्यों नहीं मिल रही थी? मोनोलेयर क्यों नहीं मिल रही? 2 ही क्यों मिल रही हैं? 2 ही क्यों मिल रही हैं? 1 क्यों नहीं मिल रही और 3 क्यों नहीं मिल रही? तो आइए समझते हैं इस चीज को कि मोनोलेयर क्यों नहीं मिलती है। मैंने तेरे से कहा कि सपोज ये हमारी कोशिका झिल्ली है, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली थी। थोड़ा सा बड़ी करके दिखा देते दोस्त यहां पर, ये लो हमारा क्या जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारी कोशिका झिल्ली थी जिसमें अंदर क्या है? आपने बोला सर कोशिका द्रव्य, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। आपको पता है इस कोशिका द्रव्य में 70 to 90% क्या मिलता है? वाटर। पता है? नहीं पता? याद रख लेना। क्या अंदर जो कोशिका द्रव्य मिल रहा है ना, अंदर कोशिका द्रव्य जो मिल रहा है, उस द्रव्य में 70 से 90% क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा कोशिका के बाहर
कोशिका के बाहर क्या हवा भरी हुई है क्या? नहीं, कोशिका के बाहर भी तरल है। सोचिए, आपकी जो सेल्स होती है, उन सेल्स के बाहर क्या होता है? तरल होता है। अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, उस अवकाश के अंदर तरल भरा होता है, यानी यहां पर भी तरल है, यानी यहां पर भी वाटर तो होगा, बिल्कुल होगा। यानी तेरी कोशिका के बाहर जल, कोशिका के अंदर जल। अब आप मुझे बताइए, ये जो लिपिड की जो स्तर जो थी, अगर ये सिंगल लेयर होती, दिमाग लगा, अगर ये सिंगल लेयर होती, या तो ऐसे होती या मान ले ऐसे होती, है? या तो हेड अंदर की तरफ होता या हेड बाहर की तरफ होता। तो सोच, बाहर की तरफ हेड है, हेड कैसा था? जल नहीं था, जल से अट्रैक्ट हो रहा था, प्यार था ना जल से। हाँ सर, ये तो चलो ठीक है, बाहर है हेड, जल की तरफ है, प्यार है। लेकिन जरा सोच, ये टेल, इसको जल से प्यार था? नहीं सर, इसका तो तलाक हो गया था। किससे? जल से। ये तो जल के पास जाना नहीं चाहता था, अंदर तो जल है। सिमिलरली इस वाले केस पर सर, ये अंदर की तरफ हेड है, ठीक है, अंदर की तरफ जल है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बाहर की तरफ तो तरल है ना। ये टेल तो उससे तलाक ले चुकी है, फिर क्या करें? तो एक काम करते हैं सर जी, हेड को अंदर भी रखते हैं और हेड को बाहर भी रखते हैं। क्या करते हैं? हेड को अंदर भी रख लेते हैं और हेड को बाहर भी रख देते हैं और इस टेल को जल से प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस टेल को जल से प्रोटेक्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए लिपिड की क्या होती है? बाई लेयर होती है। वेल डन, टेल को वाटर से बचाने के। वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया, टेल को वाटर से बचाने के लिए। डन। तो पहले प्रश्न का आंसर मिल गया कि लिपिड की बाई लेयर क्यों होती है? ताकि लिपिड की जो टेल जो है, उस टेल को, पूंछ को जल से बचाने के लिए। देख, ऐसे नीट में कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन ये थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न जरा ध्यान से सुनना। यह प्रश्न नीट में पूछा गया, और क्या प्रश्न पूछा गया कि अगर हमें कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन करना है, क्या हमने बोला अगर हमें ये प्रश्न नीट में पूछा गया, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर हमें कोशिका झिल्ली जो है, उस कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेस्ट कोशिका कौन सी रहेगी? मतलब इस तरीके से लैंग्वेज समझ रहा है ना, मतलब तू, कि यहां पर बेस्ट कोशिका कौन सी होगी? पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा शुक्राणु, चौथा अंडाणु। हाँ जी, कोई बालक आंसर देगा? हाँ जी। अगर हमें वैष्णवी क्यों लाल पीली हो रही हो? पता ही नहीं। यहां पर बालकों को बहुत लाल पीले होते रहते, पढ़ने आ रहे हैं कि पता नहीं, यहां पर गुस्सा निकालने आते हैं। अबे हमारा गुस्सा देखे नहीं हो बे तुम, जिस दिन देख लोगे ना, उस दिन शांति से बैठ जाओगे। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल गुस्सा ना करे, आराम से तुमको प्यार से सारी के सारे कंसेप्ट समझाएं, जबरदस्ती के लाल पीले हुए पड़े रहते हो। हाँ जी, कौन सी कोशिका हम चूज करेंगे अगर हमें कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन करना है? आरबीसी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है आरबीसी। क्यों? आंसर यही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, आरबीसी। क्यों सर? यूट्यूब पर जो चैप्टर पढ़ा रहे वो पढ़ना है। नहीं बेटा, नहीं पढ़ना, आपको वहां नहीं पढ़ना। आप रोज जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, वहां से लेकर रात तक आपकी क्लास रहती है, वहां तक पढ़ो। अगले दिन सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब पर लेक्चर मत देखो। हाँ जी, बताओ, हम आरबीसी पर ही क्यों अध्ययन कर रहे हैं कोशिका झिल्ली का? सर बिकॉज 40% लिपिड पाई जाती है। अच्छा, इसलिए क्योंकि सर हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में यही लिखा हुआ है, क्योंकि लिपिड जो है 52% है। कौन है? प्रिंसी बर्दे।
प्रिंसी बर्दे 52% लिपिड, तुम्हारे 52 लपड़ा लगाऊंगा मैं। 52% लिपिड था, 52% प्रोटीन था बुधुलाल। सर आरबीसी, हाँ जी सर, साइज बड़ी होती है। एक भी बच्चे का आंसर नहीं था इसमें, और अगर हो तो मैं देख ना पाया हूं, और मैं जब आंसर बताऊं तो आपका अगर वही आंसर निकले तो ये मत बोलना सर हमने यही आंसर दिया आपने देखा नहीं। मे भी हो सकता है आपका आंसर मेरे को ना दिखाओ। आंसर सुन लीजिए, वाई आरबीसी, नॉट डब्ल्यूबीसी, नॉट शुक्राणु, नॉट अंडाणु। ध्यान से देखना बेटा, हमारी आरबीसी जो होती है, वैज्ञानिकों ने ही काम किया। ये वैज्ञानिकों ने ही 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, क्या बोला मैंने, 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी, तो वैज्ञानिकों का जी मचल रहा था कि यार कोशिका झिल्ली का अध्ययन करते हैं। सोचिए, मैं वैज्ञानिक हूं, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका है, खोज हो चुकी है। अब मेरे अंदर उत्सुकता होगी, अरे देखूंगा 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 देखूंगा, क्या देखूंगा, कोशिका झिल्ली। हां बिल्कुल देखूंगा। अब बात आ रही, किसी ने बोला इसमें देख ले, उसमें देख ले, इसमें देख ले, उसमें देख ले। बेस्ट किसमें देखा वैज्ञानिकों ने, आरबीसी। क्यों आरबीसी ही क्यों? रीजन बहुत सीधा सा है। क्या ये अगर आरबीसी है, ये अगर डब्ल्यूबीसी है, ये अगर शुक्राणु है, ये अगर अंडाणु है, इनके अलावा कोई भी कोशिका है, तो आरबीसी वो कोशिका है जिसमें ध्यान से सुनना, आरबीसी वो कोशिका है जिसमें कोशिका अंगक ही नहीं है, कोशिकांग नहीं है। नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो अंतःप्रेद्रव्य जालिका, कुछ नहीं, केवल द्रव्य, कोई कोशिकांग नहीं है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक की झिल्ली है, हां सर, केंद्रक की झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, अंतःप्रेद्रव्य जालिका की झिल्ली, गोल्जी काय की झिल्ली, लाइसोसोम की झिल्ली। सेम टू सेम यहां पर भी, सेम टू सेम यहां पर भी, केंद्रक की झिल्ली, अंतःप्रेद्रव्य जालिका की झिल्ली, गोल्जी काय की झिल्ली, लाइसोसोम की झिल्ली, यहां पर भी केंद्रक की झिल्ली, अंतःप्रेद्रव्य जालिका की झिल्ली, गोल्जी काय की झिल्ली, लाइसोसोम की झिल्ली है। अब आप तो खुद सोच, अगर मैं यहां पर अध्ययन करूंगा तो यहां पर कई सारी झिल्लियां हैं, कोशिका झिल्ली भी है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी है, अंतःप्रेद्रव्य जालिका झिल्ली है, गोल्जी काय की झिल्ली है, लयन काय की झिल्ली है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर केवल ओनली कोशिका झिल्ली है। तो अगर मुझे बेस्ट एनालिसिस करना है तो मैं कौन सी कोशिका में करूंगा, इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली कोशिका झिल्ली है, कोशिकांग की झिल्ली ही नहीं है। जब नहीं है तो बेस्ट एनालिसिस किसमें होएगा, इसमें होएगा। यह है रीजन जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। तुम बोल रहे हो ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? क्लियर? तो हम आरबीसी का अध्ययन ही क्यों करते हैं, आरबीसी बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते। कौन सी? परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और कोशिकांग अगर एब्सेंट होंगे तो क्या कोशिका झिल्ली भी एब्सेंट है? सोच, अगर कोशिका झिल्ली भी ना होती तो कुछ होता, कोशिका ही ना होती तो कोशिका झिल्ली तो है। बोलो जी, क्लियर है? डन? सवाल समझ में आ गए? चले आगे। ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, लिपिड वाला पोर्शन। किसका पोर्शन पढ़ा है? लिपिड वाला पोर्शन पढ़ा है। यहां तक अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़े। चले सर, मतलब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका? नहीं, मैंने कब बोला प्रोकैरियोटिक कोशिका है? देख, आरबीसी जब नई नई बनती है ना, ये बोलते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन घर पर आती है या कोई नया बच्चा घर पर जन्म लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नवजात।
नवजात दुल्हन, नवजात शिशु, नवजात आरबीसी। नवजात आरबीसी के अंदर केंद्रक भी है, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी है, गोल्जी काय भी है, लेन काय भी है, सब कुछ है। लेकिन जब ये नवजात आरबीसी क्या करती है, डेवलप होती है, वृद्धि करती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये ऐसे हो जाती है। ये है परिपक्व आरबीसी। और ये परिपक्व आरबीसी के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल द्रव्य रहता है, और उस द्रव्य के अंदर पाया जाता है लाल रंग का वर्णक, और उस लाल रंग के वर्णक को आप बोलते हो हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ती है? ऑक्सीजन। हाँ भाई सर, 70S 80S क्या है? कौन है ये? अरहम पठान। हाँ जी सर, फिर आरबीसी कार्य कैसे करती है? कौन सा कार्य? आरबीसी का कोई कार्य ही नहीं है। आरबीसी का कुछ कार्य नहीं है। परिपक्व होने के बाद हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जाती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। आरबीसी एक तरल होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा हमारे ब्लड में, उसमें बस बहती रहती है, बहती रहती है, कोई कार्य नहीं कर रही है। हाँ, श्वसन होता है उसके अंदर, कैसा होता है? अवायवीय श्वसन हो जाता है। सर मेरा कमेंट नहीं दिखता है क्या? नहीं दिखता अरमान कुरैशी, और नहीं देखेंगे अब। ऐसे बच्चे याद रखना जो इस तरीके से धौस जमाकर यहां पर क्लास में आकर बोलते हैं मेरा कमेंट नहीं दिखता है क्या? वे नहीं दिखता तुम लोगों का, वास्तव में नहीं दिखता। क्या करूं बताओ? सर क्लास को 10 दिन हो गए, बोलो क्या करूं फिर? बता क्या चाहता है? चलो जी, तो ये चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब बात करते हैं सर 1950 में हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद में आरबीसी के अपर कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया। कोशिका झिल्ली अर्ध तरल होती है, ये आपने समझा दिया कि कोशिका झिल्ली अर्ध तरल किसके कारण होती है? लिपिड के कारण। लिपिड में कौन से लिपिड के कारण अर्ध तरल होती है? यानी उस कोशिका झिल्ली में तरलता कौन प्रदान करता है और ठोसपन जो होता है वो कौन प्रदान करता है? ये सारी चीज मैंने आपको समझा दिया। अब जरा इधर देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या इस कोशिका झिल्ली को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए, कई सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, कई सारे नमूने प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से कई नमूनों को ठुकरा दिया गया था। जिसमें से एक मॉडल था सैंडविच मॉडल, जो दिया था आपका डेनियल डेवसन ने। एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो दिया था रॉबर्टसन ने। वो हमारे कोर्स में नहीं है और ना ही मैं वो पढ़ा रहा हूं। जो हमारे कोर्स में है वो है बहुत इंपॉर्टेंट और उसको आपको पढ़ना है। वो है 1972। क्या सर? वर्ष याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। 1972 में दो वैज्ञानिक, एक जो गाना गाते थे, सिंगर और निकोल्सन। मैंने गाना गाते हुए अपने सन को निकाल दिया अपने सन को गाना गाते हुए, सिंगर और निकोल्सन। तो सिंगर और निकोल्सन ने एक मॉडल दिया, किस चीज का? कोशिका झिल्ली का एक मॉडल दिया, एक नमूना प्रस्तुत किया, और उस नमूने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और हिंदी में बोलते हैं तरल क्रिमरीर नमूना। हाँ भाई, अरहम पठान नमूना पढ़ने वाले हैं हम। अरहम पठान क्या पढ़ने वाले हैं? अरहम पठान नमूना पढ़ने वाले हैं। कौन सा नमूना पढ़ने वाले हैं? सिंगर और निकोल्सन के द्वारा दिया गया नमूना। ठीक है, क्या हमने पूरा पढ़ लिया? अंगभूत परिधीय प्रोटीन आएगा, रुक जा, अभी आ रहा है। क्या हमने पूरा पढ़ लिया? इसमें पढ़ेंगे वो अंगभूत और वो परिधीय प्रोटीन। डन। अब सिंगर और निकोल्सन ने इस नमूने में क्या क्या चीज बताई, देखना। सिंगर और निकोल्सन के इस नमूने में पहला बिंदु ध्यान से सुनना। क्या सिंगर और निकोल्सन ने बोला कि भैया कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की द्विपरत
लिपिड की द्विपरत से बनी होती है। इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी? इस बिंदु में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी? सेल मेम्ब्रेन मैंने यहां पर लिख दिया, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। यहां तक की बात समझ में आई? अभी बता रहा हूं, हाँ जी, जल्दी से, फटाफट, यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए जरा थम्स अप का निशान दे दीजिएगा पढ़ने वाले बच्चे, नहीं तो ना पढ़ने वाले बच्चे हर साल मेरे को ऐसे ही मिलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई है? एक कह रहा है टेक माई नेम, नमूने नू क्या नाम? टेक माई नेम, उठा लूं तेरा नाम? अंग्रेजी, अंग्रेज कह रहा टेक माई नेम। टेक माई नेम का मतलब होता है उठा लो मेरा नाम। क्यों उठाएं बे तुम्हारा नाम? सर कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे कम करें? एक्सरसाइज करके। हाँ जी, पहला बिंदु समझ में आ गया, डन। चलिए दूसरा बिंदु, कोशिका झिल्ली, यहां पर सेल मेम्ब्रेन लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को अर्ध तरलता लिपिड प्रदान करते हैं। यह बिंदु भी समझ में आ गया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या कि हमारी जो कोशिका झिल्ली है उसको अर्ध तरलता कौन प्रदान कर रहा है? सर लिपिड प्रदान करते हैं। बिंदु बिंदु एकदम क्रिस्टल क्लियर। तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु पर आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। तीसरा बिंदु क्या बोल रहा है? तीसरा बिंदु बोलता है क्या, सिंगर और निकोलसन, क्या कि ये जो अर्धतरल लिपिड की जो बाइलेयर है, क्या अर्धतरल लिपिड की जो बाइलेयर है उसमें प्रोटीन अनियमित रूप से लगे होते हैं। क्या बोला हमने? अर्धतरल लिपिड की द्विपरत में प्रोटीन अनियमित को इंग्लिश में बोला जाता है मोज़ेक। हिमांशु पासवान को ब्लॉक करना जरा। मोज़ेक, अनियमित यानी मोज़ेक रूप से गति करते हैं। इस लाइन को देखना और समझने की कोशिश करना कि ये जो लिपिड जो थी, इस लिपिड का नेचर कैसा था? सर थोड़ा सा ज्यादा तरल था, ठोसपन भी था। लिपिड की दो परत थी। क्यों दो थी? ये मैंने तेरे को समझा दिया। अब इस लिपिड की अर्ध तरल यानी चाशनी जैसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन जो हैं वो गति कर रहे हैं, लेकिन ये गति ऐसा नहीं कि सारे सारे एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 उल्टा सीधा गति कर रहे हैं। कौन? आपके प्रोटीन। और जब प्रोटीन गति कर रहे हैं अनियमित रूप से, तो अनियमित के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है मोज़ेक। इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ा क्या? तरल किम्रीर मोज़ेक मॉडल। यानी उस तरल के अंदर या अर्धतरल लिपिड की जो स्तर जो थी, बाइलेयर थी, उसके अंदर प्रोटीन कुछ ऐसे घूम रहे थे, कुछ इधर घूम रहे थे, कुछ उधर घूम रहे थे, कुछ ऐसे घूम रहे थे। बोलिए, मीनिंग समझ में आया? अब देख, ध्यान से सुनना, यहां तक की बात समझ में आ गई है। इसको देख, ये तेरे पास लिपिड की बाइलेयर है, दिख रही है? हाँ सर, ये हमें लिपिड की बाइलेयर दिख रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लिपिड की एक लेयर, लिपिड की दूसरी लेयर। अब इसके अंदर प्रोटीन मिल रहे हैं। कौन से मिल रहे वो तो हम देखेंगे,
कौन से मिल रहे हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, अगले हफ्ते से टाइमिंग जो हो जाएगा, थोड़ा सा मेरी क्लास जो है 2 घंटे की हो जाएगी, 2 सवा 2 घंटे की हो जाएगी, तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपको भी चीजें समझने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी। 2 प्रकार के प्रोटीन मिल रहे हैं, या मैं बोलूंगा अभी सिर्फ इतना सा प्रोटीन मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहे हैं। कोई इधर मुड़ रहा है, 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 कोई ऐसे मुड़ रहा है, कोई वैसे मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे मुड़ रहे हैं। और अगर ऐसे ऐसे मुड़ेंगे तो अब आप मुझे बताइए, अगर ये अनियमित रूप से अगर गति कर रहे हैं तो अनियमित के लिए वर्ड क्या यूज में लिया था? मोज़ेक। क्या ये यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो जल्दी से मेरा प्रश्न है आपसे, आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइए। एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं। प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करती है। क्या वर्ड लिखा मैंने? चौथा बिंदु, प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करती है। प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करती है। मैंने ये लिखा है। आज मैंने ढेर सारी चीजें पढ़ाई, अगर आप ध्यान से सुने तो। प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करती है। मैंने तेरे से कहा कि बता मुझे, अगर ये लिपिड की जो बाइलेयर जो थी, लिपिड की जो द्विस्तर जो थी या द्विपरत जो थी या बाइलेयर जो थी, अगर लिपिड में तरलता ज्यादा हो तो प्रोटीन की गति ज्यादा होगी कि कम होगी? बता आंसर। और उल्टा, अगर लिपिड में तरलता कम हो तो प्रोटीन की गति ज्यादा होगी कि कम होगी? सोच। अरे बहुत सीधा सा है। एक समुद्र है, मतलब एक पानी है, एक सिंपल पानी है और एक चाशनी है। एक पानी के अंदर तू स्विमिंग कर रहा है और एक चाशनी गाढ़े तरल के अंदर स्विमिंग कर रहा है। कहां पर तेरी गति ज्यादा होगी? सर, जहां पर लिपिड में अगर तरलता ज्यादा होगी, यानी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, यानी तरल पदार्थ ज्यादा होएगा, तो प्रोटीन की गति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर तरलता कम होगी, गाढ़ापन ज्यादा होएगा, तो प्रोटीन की गति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात थी। बोलो मेरे भाई, बताओ। सर, नीट में 596 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है प्रथम शर्मा। इस बार 600 तो नहीं, 680 से ज्यादा क्रॉस करने अगर सोच रखा है इस बार पेपर देने का। बाकी काउंसलिंग का वेट कर लेना दोस्त। ठीक है, अभी प्लीज चलती हुई क्लास में नो डिस्टर्बेंस। ठीक है दोस्त, हम इसका एक अलग से सेशन लेंगे। जितनी भी पढ़ाई से अनरिलेटेड दूसरी चीजें हैं उसके लिए हम एक अलग सेशन ले लेंगे। ठीक है दोस्त, डन। मैं आपको बता दूंगा, एक दिन पहले बता दूंगा। हम महीने में ऐसा एक सेशन जरूर करेंगे, हर महीने एक सेशन करेंगे, या हो सकता है हम 2 हफ्ते में एक ऐसा सेशन करें जिसमें आपके पढ़ाई से अदर देन रिलेटेड जैसे इश्यूज होते हैं, नोट्स, ये वो ऐसा वैसा, है ना। मतलब एक होता है ना कि टीचर पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा एक दूसरा पार्ट भी निभाना चाहिए एज ए गार्जियन, है ना। तो बिल्कुल निभाऊंगा। हर 2 हफ्ते में हम एक सेशन ले लिया करेंगे जिसमें अदर देन पढ़ाई के अलावा जो भी आपके डाउट्स है वो जरूर होंगे। हाँ जी, तो क्या होना चाहिए सर? तरलता ज्यादा कि कम? बेटा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा था कि प्रोटीन की गति कैसी होगी। हमने बोला प्रोटीन की गति जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? जरा सोच। प्रोटीन जो है वो ज्यादा घूम पा रहा है, प्रोटीन बहुत कम घूम पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा। प्रोटीन क्यों मूव नहीं कर पा रहा? ज्यादा क्यों आसानी से मूव कर पा रहा है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? जरा सोच।
यही तो था ना प्रश्न कि भैया प्रोटीन की गति जो है वो कौन निर्धारित कर रहा है, कि प्रोटीन बढ़िया तरीके से घूम रहा है अंदर, प्रोटीन घूम नहीं पा रहा अंदर, बढ़िया तरीके से घूम रहा है या घूम नहीं पा रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सर ये लिपिड ही तो डिसाइड कर रहा है। अगर लिपिड में तरलता ज्यादा तो प्रोटीन बढ़िया मूव करेगा, लिपिड में तरलता कम तो प्रोटीन कम मूव करेगा। बोलो जनाब, डन। ये है एनसीईआरटी की तेरी लाइनें। ये जितनी भी चीज मैं तेरे को बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है तेरे को, सब कुछ भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। डन, क्लियर है? चले आगे बढ़े, पक्का? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहां पर बात करेंगे कि सर ये तो चीज समझ में आ गई, प्रोटीन कौन से मिल रहे हैं वो भी अभी बताऊंगा, लेकिन वो बताने से पहले अगला बिंदु जो आ रहा है वो आने से पहले कुछ क्वेश्चंस एक बार कर ले, कुछ क्वेश्चंस कर ले। आइए कुछ कसरत वसरत कर ले, आइए कुछ कसरत करें, करे कुछ कसरत। हाँ सर कुछ कसरत कर लेते थोड़ी सी है, आइए थोड़ी सी कसरत कर लेते। चलिए पहला जनाब, ये मैं आपको कल बता चुका था, पेज नंबर 93 जिससे 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 131 सेम क्वेश्चन है ना। पहला, ही हा 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 हा, ओके ओके सबीर, सबीर मशीन गन, ठीक है, आंसर दो बेटा। फंस गए, फंस गए सर, हम फंस गए सर, हम फंस गए सर, हम फंस गए। हम कभी लगा रहे 4, कभी हमें लग रहा है 3। सर आपने बोला था लिपिड की जो पूंछ जो होती है, पूंछ तो हमको याद आ रही है सर, ये हमारी पूंछ थी, और पूंछ जो थी वो पानी से तलाक मांगती है, यानी जल स्नेही तो होगी नहीं। मैंने कहा हाँ, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे खत्म। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब बचे ये दोनों में जल भीरू यानी जल से तलाक ले लिया, ये तो ठीक है। लेकिन सर संतृप्त लिखा है, और सर आपने तो दोनों दिखाए थे, पूंछ में आपने दोनों दिखाए थे। सर आपने असंतृप्त भी दिखाया था, आपने संतृप्त भी दिखाया था सर। अब क्या करें सर? इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका 100% आंसर थर्ड है। एक बालक कह रहा है सर 100% फोर्थ है, नहीं थर्ड है। सर कैसे सर? सर कैसे? ऐसे धोखा हो गया सर हमारे साथ, धोखा 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 सर हमारे साथ धोखा हो गया। यहां पर पढ़ पढ़। सर क्यों कंफ्यूज करो? कंफ्यूज नहीं कर रहा, तेरे को डिटेल में चीज समझा रहा हूं। पढ़ देख यहां पर क्या लिखा हुआ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई पूंछ जल से सुरक्षित रहती है। सर हमारी एनसीईआरटी में संतृप्त लिख दिया, अब हमारी एनसीईआरटी एक्चुअली अधूरापन दिखाती है। क्या? हमारी एनसीईआरटी ने पूंछ को बोल दिया संतृप्त। किस आधार पर बोला? अगर तूने फोकस के साथ में सुना हो तो मैंने तेरे को बताया था कि मेन लिपिड कौन सा था। यहां पर मेन लिपिड कौन था सर? फॉस्फोलिपिड। मेन लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। वो भी कौन सा? लेसिथिन। और मेन अगर लिपिड है फॉस्फोलिपिड, और वो अगर फॉस्फोलिपिड है तो उस फॉस्फोलिपिड में 2 संतृप्त वसा अम्ल थे, एक थी असंतृप्त। इस बेसिस पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि पूंछ जो है वो कैसी होती है? संतृप्त वसा अम्ल। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने यह नहीं बताया, बांगुड़ी ने, कि अगर असंतृप्त ना मिलती
तो तरलता कहां से आती? क्योंकि तेरे पास पूरा हक है, तू गूगल पर डाल सकता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं कि लिक्विड। तेरे को एक ही बार में आंसर मिल जाएगा गूगल पर कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। और हमारी एनसीईआरटी ने पूरा नहीं बताया कि हमारी कोशिका झिल्ली में तरलता कहां से आती है। लिपिड की असंतृप्त वसा अम्ल से तरलता आती है, ये नहीं बताया। हाँ, ये बता दिया कि ये संतृप्त वसा अम्ल जो होती है, ये संतृप्त वसा अम्ल के कारण पूंछ जो है वो कैसी होती है? अध्रुवीय। तो गूगल पर भी चेक कर सकता है, असंतृप्त के कारण भी कैसी होती है? अध्रुवीय होती है। संतृप्त के कारण भी अध्रुवीय होती है, लेकिन ज्यादा संतृप्त मिल रही है, इसलिए संतृप्त मानकर टेल मानी गई है। कैसा लगा? मजा आया पहला क्वेश्चन करके? क्या हुआ बांगड़ू, मजा आया? ये है असली बायो, जो तुम रटते हो ना कि रट लें, बस बस रट लें, बस रट लें। महाकाल उज्जैन कह रहे सर आज का लेक्चर हमको केवल 40% समझ में आया, आज तक पढ़ा नहीं था ना तूने असली चैप्टर सेल, इसलिए तेरे को कम समझ में आया। ठीक है, अब इसी लेक्चर को बेटा तू 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, कई बार पढ़ेगा, तेरे को तब समझ में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी संतृप्त। कौन? पूंछ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी संतृप्त। क्या असंतृप्त नहीं होती? होती है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने दिया नहीं दिया, इसके कारण एक कंसेप्ट अधूरा छोड़ गई हमारी एनसीईआरटी। क्या? कि तरलता किसके कारण होती है? ये तरलता देती है, ये नहीं बताया है। तो क्या याद करें? एनसीईआरटी ही याद करें, याद एनसीईआरटी करें, लेकिन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो एनसीईआरटी का सिर्फ रट्टा मारेगा और कुछ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, सर पिछले आरंभ में डिटेल में, बेटा पिछले आरंभ में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था ये चैप्टर। हाँ देखो मैं हमेशा ईमानदारी के साथ में आंसर देता हूं, आपको पता है, और नहीं पता है तो याद रख लेना। पिछले आरंभ बैच में ये चैप्टर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन, जितना डिटेल में अब पढ़ा रहा हूं सेल मेम्ब्रेन भी। पिछले आरंभ बैच में तेरे को ये खुद बनाए हुए क्वेश्चन, एक एक पेज से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं कराए थे मैंने, अभी करा रहा हूं यहां पर। जितनी तुम मेहनत कर रहे हो ना दोस्त, उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं। और मैं ये बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? क्योंकि लोग कहते हैं मेहनत करो, गुणगान मत गाओ। वो स्टूडेंट्स के लिए सही रहता है, टीचर के लिए होता है कि मेहनत करो और सभी बच्चों को बताओ। क्यों? क्योंकि सब बच्चों को पता लगेगा जब टीचर मेहनती है तो स्टूडेंट को भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से निम्नलिखित से बनी होती है: प्रोटीन द्विपरत में अंतःस्थापित फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड द्विपरत में अंतःस्थापित प्रोटीन, ग्लूकोज अणुओं के बहुलकों में अंतःस्थापित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट द्विपरत में अंतःस्थापित। अरे द्विपरत किसकी थी? जरा सोच, क्या प्रोटीन की द्विपरत थी? क्या फॉस्फोलिपिड की द्विपरत थी? क्या 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 ग्लूकोज अणुओं की बहुलक था? या कार्बोहाइड्रेट की द्विपरत नहीं थी, प्रोटीन की द्विपरत नहीं थी, ग्लूकोज अणुओं का बहुलक नहीं था। तो करेक्ट आंसर सीधा क्या? फॉस्फोलिपिड की द्विपरत। अब फॉस्फोलिपिड क्यों बोला? सोच, मैंने तेरे को क्या बताया था? मेन लिपिड कौन सा? तूने बोला फॉस्फोलिपिड। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड, याद रखना। फॉस्फोलिपिड की द्विपरत में कौन धसे पड़े, फंसे पड़े? कौन? प्रोटीन। चलो जी, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा कर लोगे, मेरे को पता है, जल्दी से, टाइम हो गया, आई नो बेटा, 1 मिनट बचा है, फटाफट ये तीसरा क्वेश्चन कर लो।
ओके प्रथम शर्मा, ओके प्रथम, कर लेंगे सर। चौथा आंसर कौन है? नईम खान। नईम खान जो है चौथा आंसर लगा रहा है इसका। और मोहित खुशवा दिख रहा है। इनमें से कौन प्लाज्मा झिल्ली का घटक नहीं है? इनमें से कौन है जो प्लाज्मा झिल्ली में नहीं मिलेगा? आप मुझे बताइए। क्या कोलेस्ट्रॉल मिलना था? आज तेरे को बताया विशाल खुशवा। लपाड़ा लगा देंगे यहीं से खींच के। जो तुम यहां पर कोलेस्ट्रॉल आंसर दे रहे हो, तुम्हारे भेजे में कोलेस्ट्रॉल बसा पड़ा है क्या? मैं पूरे साल भर डांटूंगा अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो। देख, दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ाई कर या मत कर। इसके बीच में नहीं चाहिए कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा ना। या तो पढ़ाई कर, ध्यान से सुन, आंसर लगा। नहीं हो रहा बंद कर दे, बाद में पढ़ ले। या तो आर या पार की लड़ाई, या बीच में नहीं रहना है। देख, सीधी सी बात है। अभी अभी तेरे को बताया था कोलेस्ट्रॉल क्या कोशिका झिल्ली में था, प्लाज्मा झिल्ली में था? हाँ था। प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट थे? हाँ कार्बोहाइड्रेट था। हाँ था। फॉस्फोलिपिड अभी अभी तेरे को बताया था। मेन लिपिड कौन सा मिल रहा था? फॉस्फोलिपिड था। हाँ था। तो बता, अब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा सकता था ना। ये वर्ड तूने कहीं पढ़ा? नहीं सर। जब नहीं पढ़ा, तूने ये वर्ड तेरे लेक्चर में आए? हाँ आए। हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली में लिपिड थे? हाँ सर। कौन सा लिपिड था? सर फॉस्फोलिपिड। ये तो था। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट था? हाँ सर। 1 से 10% में था? हाँ सर था। लिपिड किस कौन कौन से थे? सर लिपिड 3 प्रकार के मिलते थे, फॉस्फोलिपिड मेन, उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। पढ़े हैं ना ये? जब ये नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आंसर यही होएगा। सर ये क्या होता है? बेटा ये एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। कौन होता है ये? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होता है। और ये अमीनो अम्ल जो होता है ये ग्लाइकोजन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोजन बनाता है। और ये ग्लाइकोजन कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। डन? समझ में आया? क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि आपको आंसर छांटना है। आप 3 सही छांट ली, मतलब 3 जो है वो गलत छांट लीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। ऐसी सोच भी रखा करो। नेक्स्ट, ये वाला भी छोड़ देना, ये वाला भी छोड़ देना। बस 3 ही क्वेश्चन कराए एनसीईआरटी बेस्ड। देख लो, इन मात्र 3 प्रश्न कराए तेरी एनसीईआरटी के इस पेज से 50% क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं। बाकी रिमेनिंग 50% हम कल करेंगे। कल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे और कोशिका भित्ति भी पढ़ेंगे। ठीक है सर। प्रोटीन की गति कैसी होती है? पार्श्विक होती है, पार्श्व गति होती है, फ्लिप फ्लॉप होती है, पिंग पोंग होती है, कौन सी होती है? कई सारी गतियां होती हैं। रोटेशनल गति भी होती है, फ्लिप फ्लॉप गति भी होती है, पिंग पोंग गति भी होती है, और आपकी पार्श्व लेटरल गति भी होती है। कई सारी गतियां होती हैं। हमारी एनसीईआरटी में केवल पार्श्विक गति बता रखा है, यानी लेटरल मूवमेंट बता रखा है, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा कैसी होती है। फ्लिप फ्लॉप कौन करता है, लेटरल गति कौन करता है, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है सर। एक्सरसाइज से फैट कैसे कम हो जाता है? हमारे बॉडी में फूड मटेरियल के रूप में स्टोर होता है फैट, जो जल्दी से यूज में नहीं आता। जब हम खाना कम खाते हैं और एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करते हुए हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें उसको तोड़ा जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उससे फैट कम हो जाता है। डन? ओके। सर सैटरडे को क्लास होएगी? यस बेटा बिल्कुल होएगी। सर एनसीईआरटी कल पढ़ा देना। एक बार आप खुद पढ़कर आना, मैं पढ़ा दूंगा आपको एनसीईआरटी। मैं बिल्कुल ये एनसीईआरटी के ये जो 4 पन्ने हैं ना, यहां पर ये एनसीईआरटी के ये जो 4 पन्ने हैं, 1 2 3 4, मैं चारों पन्ने पढ़ा दूंगा। लेकिन आपसे भी दरख्वास्त रहेगी, दरख्वास्त कि प्लीज एक बार खुद भी जरा नजर मार के आ जाना, जरा पढ़कर आ जाना और देखना कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई है। सर क्लास का टाइम चेंज होएगा? यस बेटा, नेक्स्ट वीक से होएगा। मेरी क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा होएगी, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट में मजा नहीं आया यार, बिल्कुल मजा नहीं आया। क्या बोलते हैं सर? मजा नहीं आ रहा।
तो हमको भी मजा नहीं आ रहा यार, बहुत सारी चीजें बतानी होती है, बहुत सारे कंसेप्ट बताने होते हैं, 1.5 घंटे में नहीं होता है वो, तो मजा नहीं आया है। चलो मजा आएगा, अगले हफ्ते से मजा आएगा। ठीक, चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं कल, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।